तो नमस्कार दोस्तों, ये 5वां चैप्टर है। मेरा नाम विजय है और आप 5वें चैप्टर का 5वां पार्ट देख रहे हैं और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम जो वर्ल्ड वाली पॉलिटिक्स है उसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने 5 चैप्टर तक कवर करने थे, देन हम उसकी बुक का स्टार्ट करेंगे और फिर इस बुक का स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों का बैलेंसिंग में चलता रहे। ठीक है, तो अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो भाई 4 पार्ट जाके ज़रूर वॉच करिए, जब भी आपको ये 5वां पार्ट समझ में आएगा। 5th पार्ट इस चैप्टर का एक एंडिंग पोर्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से आता है और एग्जामिनर हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछता है, तो इस पर आप फोकस करने की कोशिश करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप हमारे साथ और भी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, जिसमें हम आपको नए अपडेट जो है सबसे पहले यूट्यूब से पहले यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे और आपको बहुत अच्छा एडवांटेजेस यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि हमारे भारत के अंदर 1950 से पहले की अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इतना नहीं था, और उसके बाद हमारे भारत में जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया और उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे एग्रीकल्चर का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ता चला गया। एक टाइम था कि हमें जो कुत्तों को आटा खिलाया जाता था, गेहूँ खिलाया जाता था, लाल गेहूँ सॉरी, वो हमें खरीद के परचेज करके खाना पड़ता था। लेकिन फिर वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जय हो कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और उससे बहुत ही इफेक्टिव लेवल पे हमने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म करने की शुरुआत करी। तो कहने का मतलब किसान जो है वही बेचारा किसान जो है आज की डेट में फसल लगाता है और फसल लगाने के बाद अगर आप नोटिस करेंगे कि उसको ही सही दाम नहीं मिल पाते। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है और यहाँ पे बेचारा जो हमें अन्न खिला रहा है उसको ही खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एट प्रेजेंट टाइम आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट जो अगर थोड़ा बहुत जर्नल से भी अवेयर होते हों, तो अभी मैं आपको बता दूं कि एक क्या कहते हैं BKU भारतीय किसान यूनियन, ये अभी प्रोटेस्ट पे है। ठीक है, एक बिल है, उस बिल के ऊपर बातचीत चल रही है, तो वो कौन सा बिल है आपको ये कमेंट करना है कि कौन सा बिल है। ठीक है, और उसके बाद BKU के एट प्रेजेंट टाइम हेड कौन है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा क्योंकि किसान से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज़ वाई मैंने आपसे पूछ लिया है, तो इस पर आप ज़रूर फोकस करने की कोशिश करिएगा कि BKU का अभी हेड कौन है और बिल जो था वो कौन सा था, वो कौन से बिल के ऊपर उसको मना कर रहे हैं सरकार को। 6 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है सामने, तो वो क्या है आप ज़रूर उसको फाइंड आउट करिएगा। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना ज़रूरी क्यों है हमारे भारत देश के अंदर? सो लेट्स टॉक अबाउट इन डीपली। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए, आज़ादी से पहले अगर देखा जाए, तो हमारे भारत में अगर अंग्रेज लोग आए थे तो एग्रीकल्चर की वजह से हमारे भारत में उन्होंने कैप्चर करने की शुरुआत करी थी, क्योंकि उनको कॉटन मिल रहा था यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा के अंदर। सो दैट इज़ उन्होंने यहाँ पे कैप्चर करने की शुरुआत करी। सो लेट्स टॉक अबाउट नेशन बिल्डिंग में। अगर आपको याद हो, भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ। 1947 के अंदर हमने अपनी आज़ादी ली और आज़ादी के बाद आपको पता है कि हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। भारत पाकिस्तान अलग हो गया और उसके बाद आज़ादी से पहले हमारे भारत देश के अंदर कुछ हिस्सा ब्रिटिश हिस्सों में था। आप भी देख सकते हो रेड जितना भी इलाका ये ब्रिटिश प्रांत का है और जितने भी प्रिंसली स्टेट है वो आपको येलो में दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन इलाकों के अंदर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का। इन इलाकों के अंदर देशी रियासतों का। तो एग्रीकल्चर पे उस समय पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करा गया? क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो जनता से टैक्स लेते थे, बेचारे किसानों से दिक्कत उनको होती थी। प्रिंसली स्टेट के लोगों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे कभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा। किसी ने करा होगा तो करा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करा। लेकिन इंडिया कोई कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी आज़ाद नहीं हुआ, इसलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर हम शुरुआती समय में देखें तो सरकार ने जब आज़ादी ली थी तो सरकार ने एग्रीकल्चर की चीज़ों पे फोकस ना करते हुए सरकार ने क्या कहा, हमें कुछ ऐसा वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी बनाना पड़ेगा जिससे गरीबी को कम किया जाए। मतलब गरीबी को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि समाज में असमानताएँ ज़्यादा है, अमीर वर्ग और अमीर है, गरीब वर्ग और गरीब है, और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट अलग है, नॉर्मल पीपल अलग है। तो 1947 के बाद सरकार का मेन फोकस यही रहा कि सबसे पहले ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी जाए और एंटायर सोसाइटी के लिए कुछ वेल बीइंग किया जाए। ये सबसे पहला मुद्दा सरकार के लिए था।
और ये अच्छी बात भी है, सरकार का यही फोकस होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता को अगर देखा जाए तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होना भी तो ज़रूरी है ना। तो पर्पस क्या था, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करना है और साथ में यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस देना है लोगों को। और यहाँ पे साथ में हमें क्या करना है, अ की रोल गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट। आपको पता है कि सरकार ही कोई पॉलिसी बनाएगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना होगा तो सरकार ही काम कर सकती है, नॉर्मल जनता कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार ही कोई पॉलिसी बना सकती है, सरकार ही कोई रिफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक की रोल होता है आर्थिक विकास के लिए, और आर्थिक विकास कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर के मतलब स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि एक ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे ली जा सके, क्योंकि जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, ज़मीन तो है ना ग्रोथ होगी, है ना। तो उस पर भी फोकस किया जाने लग गया, तो उस पर भी देखा जाने लग गया कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो उस पर देखते हैं। तो सरकार ने क्या करा, सबसे पहले सरकार ने कैश क्रॉप के ऊपर फोकस करा। मतलब हम शुरुआती समय में क्या उगाते थे, चावल, आटा, मक्का, ये सारी चीज़ें उगाते थे, जो ज़्यादातर क्या होता था, खा लिया जाता था। लेकिन सरकार ने अब कहा कि कुछ ऐसी फसलों को उगाना पड़ेगा जिससे हमें बेच के दाम मिल जाए। गन्ना है, कॉफ़ी है, शुगर है, उसके साथ साथ क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं कपास, कॉटन है, फाइबर क्लोथ्स है, जूट है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कैश क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं। तिल है, ऑयल है, और ये चीज़ मुग़लों के टाइम पीरियड से भी इस्तेमाल करी जाती थी। और सरकार ने कहा कि हमें फसल की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो एक साल के अंदर 2 फसल लेते थे और वो एक साल के अंदर 3 फसलों को लेने की शुरुआत करेंगे। तो सरकार को लगा कि पैसा ही पैसा होगा, मे बी अगर हम ऐसा करें। तो यहाँ पे सरकार ने सोचा कि हम सबसे पहले खेती के इलाके को बढ़ाना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर कल्टीवेशन एरियाज़ को बढ़ाना पड़ेगा, और हमें इरिगेशन की सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और उसके साथ हमें HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हुए, फर्टिलाइज, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करा गया सरकार के द्वारा। और सरकार ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये आप याद रखिएगा। ये एक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब हर गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें बताया गया लोगों को कि किस तरीके से आपको फसलों की गहनता को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करा गया। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये भी एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, मतलब 2 टाइप के प्रोग्राम चलाए गए। इन दोनों प्रोग्राम के अंदर फोकस करा गया कि सरकार किस तरीके से एग्रीकल्चर की चीज़ों को बढ़ा सकती है। तो ये रिफॉर्म लाए गए। और सबसे अच्छी बात हमारे भारत के अंदर ये हुआ कि 1960 के दशक में, कब, 1960 के दशक में, 1960s के टाइम पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हुई थी, और लाल बहादुर शास्त्री 1964 के अंदर अपॉइंट हुए थे। हालांकि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम कुछ और है। तो यू नीड टू फाइंड दिस, कि कौन है वो बंदा जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा तुरंत कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका मेकर कौन है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इनिशिएट दिया, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड द टेक्नोलॉजी, इसका ग्रोथ हमें देखने को मिला। इससे क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद हमने एक्सपेंशन बढ़ा दिया एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं इरिगेशन होना है। हमने HYV सीड्स यूज़ करने लगे नॉर्मल सीड्स के अकॉर्डिंग, और हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब नॉर्मली जैसे कि किसान होता है, सिंचाई करने के लिए क्या करेगा, सिंचाई करने के लिए नहरों से पानी लेगा, ट्यूबवेल से पानी लेगा। लेकिन हमने एडवांस लेवल के अंदर बड़े बड़े और चीज़ें लगा दी जिससे वो पानी ले सकता है। तो हमने ये कर दिया। और जैसे कि पहले से नॉर्मल कुदाल से या बैलों की जोड़ी से, हल से अपने खेतों को जोतना पड़ता था, हम ट्रैक्टर लेके आ गए, और भी थ्रेशिंग मशीन लेके आ गए, बहुत सारी चीज़ें। और हमने क्या करा, इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, और हमने फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजेशन कर दिया। आपको पहले पता होगा कि यूरिया का इस्तेमाल बहुत पहले नहीं होता था। पहले शुरुआती समय में गाय का जो गोबर होता था, उस गोबर का इस्तेमाल करते हुए हमें ज़मीन की शक्ति को बढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब किसान क्या करता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल को तैयार करने के लिए 10 से 15 दिन के लिए बस खेत को छोड़ता है, और उसके बाद वो फिर दोबारा से उस खेत को
जोतना स्टार्ट कर देता है, बस वो क्या डाल देता है, केमिकल फर्टिलाइजेशन डाल देता है, जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि यूरिया जो है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इस्तेमाल होती है और प्रोडक्शन जो है अच्छा होता है। तो ये हमने करने लगे, लेकिन बहुत सारी समस्या जो थी हमारे सामने खड़ी हो गई इन सभी मॉडर्नाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते करते। जैसे नंबर वन ये हुआ कि हमारे भारत के अंदर अगर हम चीज़ों को देखें, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे भारत के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मीन का, है ना। हर जगह प्लेन सरफेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर तो चलो प्लेन सरफेस है, देख लेते हैं, अच्छी खासी बारिश भी होती है, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, असम का जो रीजन है, क्या ऐसा है? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर का रीजन एक जैसा नहीं होगा। ऐसे राजस्थान में बारिश कम होती है, पानी कम मिलता है। गुजरात के यहाँ मिट्टी अलग है, यहाँ पे आप मालाबार कोस्ट के पास देखेंगे अलग है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की सोच अलग है। ऐसे मिड में यहाँ पे कुछ अलग है, गर्म रहता है। साउथ में कुछ और फसलें उगती है। तो इसीलिए आप देखेंगे अनइवन एंड अनडिजायरेबल रेनफॉल यहाँ पे होता है, क्योंकि फसलों की पैदावार को ग्रोथ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और साथ में कभी कभार हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसमें पानी कितना मिल रहा है, मतलब रेनफॉल के थ्रू कितना मिल रहा है, वो भी देखना पड़ता है। और दूसरा लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करने लग गए एक बार, तो उसके बाद अगर आपने दोबारा केमिकल फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करा तो उसके कंपैरिजन में आपको लो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मतलब बहुत कम अनाज मिलेगा। तो अनाज या कोई भी टाइप की फसलें जो होती है बहुत कम मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहा, ये एक समस्याओं में आ जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को पेपर के अंदर लिख सकते हैं कि मेन समस्याएं क्या थी। दूसरा, यहाँ पे पॉवर्टी ऑफ द फार्मर, मतलब अगर टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई अगर हमारे भारत के अंदर, तो गरीबी, इंसान की गरीबी और किसानों की गरीबी अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा थी, बेचारे वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, है ना। हर कोई ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, तो एक ही सबसे बड़ा लॉस था। दूसरा सबसे बड़ा लॉस तो ये था कि अगर लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ज़मींदारों के पास बहुत बड़ी ज़मीनें थी और बेचारे नॉर्मल लोगों के पास बहुत कम ज़मीनें थी। तो ये भी लैंड रिफॉर्म पे काम करना चाहिए था सरकार को। और दूसरा यहाँ पे कमर्शलाइजेशन, लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ज़मीनों को, मतलब एक होती है प्लांटेशन फार्मिंग, होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आप नोटिस करेंगे जो बड़े किसान होते हैं ज़्यादातर वही कमर्शियल फार्मिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं और नॉर्मल किसान उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। दूसरा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, चलो वो तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर लगे हुए हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी में, लेकिन क्या जो किसान अपने खेतों के अंदर कुछ भी चीज़ बो रहा है तो 5 से 6 महीने तक ही वो बस बिजी रहता है। उसके बाद 5 से 6 महीने के बाद वो बेचारा फिर से क्या कहते हैं, क्या हो जाता है, मन मौजी वाला हो जाता है। वो सोचता है अब मेरे को कुछ नहीं करना। लेकिन 5 से 6 महीने काम करने के बाद किसान क्या कहते हैं, सिर्फ अपने घर परिवार को तो पाल सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें, शादी ब्याह, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, इन सब पे खर्चा करने के लिए उसे और पैसा चाहिए, जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे छोटे किसानों के थ्रू नहीं होता। तो इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है कामकाज करने के लिए। तो आप देखेंगे कि इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वास्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है इन सभी लोगों के लिए। इसके बारे में उन्हें पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। दूसरा, आप देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि मिट्टी का कटाव भी होता है, मतलब जहाँ पे हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, मृदा अपरदन सुना होगा, वो सॉइल इरोजन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है किसानों को, ये भी एक रीज़न है। और लास्ट में रीज़न ये है कि अगर किसान को मॉडर्नाइजेशन के बारे में सिखाया जाए, अगर जैसे कि हमने कहा कि हमने इजराइल से किसानों को बुलाया है, उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को बताने की कोशिश करिए, तो आप नोटिस करेंगे कि इन किसानों को समझा पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, लिटरेट कह सकता हूँ मैं, कि मतलब ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या कहते हैं, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरे चैप्टर का मेन बेसिक पॉइंट थे, और अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम अब जल्द ही अगले पार्ट में मिलेंगे, जो हम वर्ल्ड वाली बुक जो है ज्योग्राफी की, वो स्टार्ट की जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं उनको ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। दिस इज़ इट इन इट।